हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए और इस बुक के लास्ट सेक्शन स्पेशल सेंसेस के फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ आई। स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस या स्पेशल सेंसेशंस वो कॉम्प्लेक्स सेंसेशंस होती हैं जिनमें स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सेंसेशंस सोमैटिक सेंसेशंस जो स्किन, मसल्स, टेंडन्स और जॉइंट्स से आती हैं से बिल्कुल अलग होती हैं। स्पेशल सेंसेस 4 तरह की हैं: देखने की सेंसेशन, विजन; सुनने की सेंसेशन, हियरिंग; स्वाद की सेंसेशन, टेस्ट; और सूंघने की सेंसेशन, स्मेल। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द आईबॉल। आईबॉल की मॉर्फोलॉजी। इंसान की आईबॉल यानी बल्बस ऑक्यूलाई लगभग ग्लोब के शेप की होती है, जिसका डायमीटर तकरीबन 24 मिलीमीटर होता है। ये ऊपर और नीचे से थोड़ी दबी हुई यानी फ्लैटेंड होती है। आईबॉल 2 हिस्सों सेगमेंट से बनी होती है, एक एंटीरियर यानी आगे वाला पार्ट और एक पोस्टीरियर यानी पीछे वाला पार्ट। एंटीरियर पार्ट छोटा होता है और आईबॉल का 1/6 हिस्सा बनाता है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट बड़ा होता है और 5/6 हिस्सा बनाता है। इस पोस्टीरियर हिस्से की रेडियस लगभग 8 मिलीमीटर होती है और इसकी पीछे वाली दीवार पर रेटिना नाम की लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर की लाइनिंग होती है। अब आए ना लाइन पे। आईबॉल के आगे वाले घुमाव के सेंटर को एंटीरियर पोल कहते हैं और पीछे वाले सेंटर को पोस्टीरियर पोल कहते हैं। इन दोनों पोल्स को जोड़ने वाली लाइन को ऑप्टिक एक्सिस कहा जाता है। वहीं कॉर्निया के एक पॉइंट जो एंटीरियर पोल से थोड़ा मीडियल है और फोविया सेंट्रालिस जो पोस्टीरियर पोल के साइड में है को जोड़ने वाली लाइन को विजुअल एक्सिस कहते हैं। लाइट रेज हमेशा आईबॉल के इसी विजुअल एक्सिस से गुजरती है। ऑप्टिक नर्व पोस्टीरियर पोल से थोड़ा मीडियल साइड से आई को छोड़कर बाहर निकलती है। ऑर्बिटल कैविटी। आगे के 1/6 हिस्से को छोड़कर पूरी आईबॉल एक हड्डी वाली कैविटी में बसी होती है, जिसे ऑर्बिटल कैविटी या आई सॉकेट कहते हैं। हड्डी और आईबॉल के बीच एरियोलर टिश्यू की एक मोटी लेयर होती है जो एक कुशन की तरह काम करती है ताकि आईबॉल को बाहरी चोट से बचाया जा सके। आईबॉल्स ऑर्बिटल कैविटी से ऑक्यूलर मसल्स के जरिए जुड़ी होती हैं। आईलिड्स। आईलिड्स आईबॉल को बाहरी पार्टिकल से बचाती हैं और सोते वक्त लाइट को अंदर आने से रोकती हैं। आईलिड्स को अपनी मर्जी से यानी वॉलंटरीली या रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए खोला और बंद किया जा सकता है। आईलिड्स के किनारों पर सेंसिटिव बाल होते हैं जिन्हें सीलिया यानी आई लैशेस कहते हैं। हर बाल सीलियम एक फॉलिकल से निकलता है जिसके चारों तरफ सेंसरी नर्व प्लेक्सस होता है। जब कोई धूल का कण, डस्ट पार्टिकल, इन सीलिया से टकराता है तो ये सेंसरी नर्व्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जिससे आईलिड्स तेजी से झपकती हैं, ब्लिंकिंग, और धूल को आंख तक पहुंचने से रोकती हैं। ऊपर वाली आईलिड में लगभग 100 से 150 सीलिया होते हैं और नीचे वाली में 50 से 75। आईलिड्स में मेबोमियन ग्लैंड्स और कुछ सिबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं जो सीलिया के फॉलिकल्स में खुलते हैं। इन ग्लैंड्स में इन्फेक्शन होने से ही आमतौर पर आई स्टाई यानी बिल्ली बन जाती है। दोनों आईलिड्स के बीच की जगह को पैल्पेब्रल फिशर कहते हैं, जो खुलने पर लगभग 12 से 15 मिलीमीटर चौड़ी होती है। कंजंक्टिवा, लैक्रिमल ग्लैंड और टीयर। कंजंक्टिवा एक पतली म्यूकस मेम्ब्रेन है जो आंख के दिखने वाले हिस्से को कवर करती है। आगे की सरफेस को कवर करने के बाद ये मुड़कर आईलिड्स की अंदरूनी सरफेस तक जाती है। आईबॉल को कवर करने वाले हिस्से को बल्बर पोर्शन और आईलिड को कवर करने वाले हिस्से को पैल्पेब्रल पोर्शन कहते हैं। जब आईलिड्स खुलती या बंद होती हैं तो कंजंक्टिवा के ये दोनों हिस्से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। कंजंक्टिवा की सरफेस को लैक्रिमल ग्लैंड से निकलने वाले आंसू यानी टीयर नम या लुब्रिकेट रखते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड आई सॉकेट की दीवार के ऊपर और बाहर वाले हिस्से यानी अपर एंड आउटर बॉर्डर में हड्डी की आड़ में होता है। यहां से आंसू निकलकर कंजंक्टिवा की सरफेस पर बहते हैं और फिर लैक्रिमल डक्ट्स, लैक्रिमल सैक और नेसो लैक्रिमल डक्ट के रास्ते नाक यानी नोज में चले जाते हैं। टीयर एक हाइपरटोनिक फ्लूइड है। लगातार वॉशिंग और लुब्रिकेशन की वजह से कंजंक्टिवा गीली रहती है और इन्फेक्शन से बची रहती है। आंसुओं में लाइसोजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मार देता है। आंसुओं का निकलना फेशियल नर्व यानी 7th क्रेनियल नर्व के पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कंट्रोल करते हैं। वॉल ऑफ द आईबॉल। आईबॉल की दीवार 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। पहली है आउटर लेयर जिसमें कॉर्निया और स्क्लेरा आते हैं, दूसरी है मिडिल लेयर जिसमें कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस शामिल है, और तीसरी है इनर लेयर जिसे रेटिना कहते हैं। आउटर लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना। आउटर लेयर आईबॉल के शेप को बरकरार रखती है। इस कोट का पिछला 5/6 हिस्सा ओपेक यानी धुंधला या अपारदर्शी होता है जिसे स्क्लेरा कहते हैं, और आगे का 1/6 हिस्सा ट्रांसपेरेंट और कॉन्वेक्स होता है जिसे कॉर्लिया कहते हैं। 1 स्क्लेरा। स्क्लेरा आईबॉल की एक मजबूत सफेद फाइब्रस लेयर है जो पीछे के 5/6 हिस्से को कवर करती है और आगे जाकर कॉर्निया से जुड़ती है। ये व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज और इलास्टिक फाइबर्स से बनी होती है। स्क्लेरा का वो पिछला हिस्सा जहां से ऑप्टिक नर्व गुजरती है वो पतला होता है और उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे लैमिना क्रिब्रोसा कहा जाता है। 2 कॉर्निया।
कॉर्निया आउटर लेयर का आगे का ट्रांसपेरेंट और कॉन्वेक्स हिस्सा है जो आइरिस और प्यूपिल को कवर करता है। ये आगे का 1/6 हिस्सा बनाता है और स्क्लेरा के साथ कंटिन्यूअस होता है। मस्त प्लान है। हालांकि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, पर ये आइरिस के रंग की वजह से अलग अलग कलर्स ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक का दिखाई देता है, क्योंकि आइरिस ठीक इसके पीछे होता है। स्क्लेरा इसके किनारों को ओवरलैप करता है, जो सामने से आंख का सफेद हिस्सा दिखता है। इसका डायमीटर हॉरिजॉन्टल 12 मिलीमीटर और वर्टिकल 11 मिलीमीटर होता है। कॉर्निया 5 लेयर से बना होता है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की लेयर, बोमैन मेम्ब्रेन यानी एंटीरियर इलास्टिक लैमिना, सब्सटेंशिया प्रोप्रिया, डेसिमेट लेयर यानी पोस्टीरियर इलास्टिक लैमिना, एंडोथीलियल सेल्स की लेयर। कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.376 होता है। ये दर्द, पेन, टच, प्रेशर और ठंड के लिए बहुत सेंसिटिव है। खासकर इसका सेंटर दर्द के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि वहां फ्री नर्व एंडिंग्स की भरमार होती है। नॉर्मली कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होते, नॉन वैस्कुलराइज्ड, इसलिए ये अपना पोषण यानी नरिशमेंट एक्वस ह्यूमर से लेता है। स्क्लेरा और कॉर्निया के बीच के ट्रांजिशनल पार्ट को लिम्बस कहते हैं, जो 1 मिलीमीटर चौड़ा होता है और सिर्फ यहीं पर ब्लड वेसल्स यानी सुपरफिशियल मार्जिनल प्लेक्सस देखे जाते हैं। मिडिल लेयर, ट्यूनिका मीडिया। मिडिल लेयर आईबॉल को पूरी तरह घेरती है, सिवाय सामने के एक छोटे छेद के, जिसे प्यूपिल कहते हैं। इस लेयर में 3 स्ट्रक्चर्स हैं। 1. कोरोइड। कोरोइड स्क्लेरा और रेटिना के बीच मौजूद एक पतली वैस्कुलर यानी खून की नलियों वाली लेयर है। ये मिडिल लेयर का पिछला 5/6 हिस्सा बनाता है और आगे सिलियरी मसल तक फैला होता है। ये स्क्लेरा से पेरिकोरॉइडल स्पेस द्वारा अलग होता है और इसका अंदरूनी हिस्सा रेटिना की पिगमेंट एपिथेलियम की तरफ होता है। कोरोइड में कैपिलरीज, छोटी आर्टरीज और वेन्स का जाल होता है। 2. सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी मिडिल लेयर का मोटा आगे वाला हिस्सा है, जो कोरोइड और आइरिस के बीच एक रिंग के रूप में होता है। इसका बाहरी हिस्सा स्क्लेरा से अलग होता है और अंदरूनी हिस्सा विट्रियस बॉडी और लेंस की तरफ होता है। लेंस के सस्पेंसरी लिगामेंट्स इसी से जुड़े होते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं। ऑर्बिक्युलस सीलियरिस, ये कोरोइड से जुड़ा पिछला 2/3 हिस्सा है। सिलियरी बॉडी प्रॉपर, इसमें 2 तरह की मसल्स होती हैं, बाहरी लॉन्गिट्यूडनल और अंदरूनी सर्कुलर, जिन्हें ऑक्यूलोमोटर नर्व कंट्रोल करती है। सिलियरी प्रोसेसेस, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, लगभग 70, जो मिलकर कोरोना सिलियारिस बनाते हैं। 3. आइरिस। आइरिस लेंस के सामने मौजूद एक पतले रंग बिरंगे पर्दे जैसा स्ट्रक्चर है। इसके बीच में एक गोल छेद होता है, जिसे प्यूपिल कहते हैं। आइरिस 2 तरह की मसल से बना है। पहली कंस्ट्रिक्टर प्यूपिलाई यानी सर्कुलर फाइबर्स, जिसके सिकुड़ने से प्यूपिल छोटा होता है, और दूसरी डायलेटर प्यूपिलाई यानी रेडियल फाइबर्स, जिसके सिकुड़ने से प्यूपिल बड़ा होता है। ये मसल्स कैमरे के डायफ्राम की तरह काम करके आंख में जाने वाली लाइट को रेगुलेट करती है। आइरिस कॉर्निया और लेंस के बीच की जगह को एंटीरियर और पोस्टीरियर चेंबर्स में बांटती है, जो प्यूपिल के रास्ते जुड़े होते हैं। इनर लेयर, रेटिना। रेटिना आईबॉल की सबसे अंदरूनी लाइट सेंसिटिव लेयर है, जो ऑप्टिक डिस्क से लेकर सिलियरी बॉडी के ठीक पीछे तक फैली होती है, जहां ये ओरा सेराटा पर खत्म होती है। रेटिना में ही विजन के रिसेप्टर्स होते हैं और ये 10 लेयर्स से बनी होती है। रेटिना की 10 लेयर्स बाहर से अंदर की तरफ: पिगमेंट एपिथेलियम, रॉड्स और कोन्स की लेयर, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर, नर्व फाइबर्स की लेयर और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। रेटिना की 10 लेयर्स डिटेल में। लेयर ऑफ पिगमेंट एपिथेलियम। रेटिना की पिगमेंट एपिथेलियम सबसे बाहरी लेयर है, जो कोरोइड के ठीक साथ जुड़ी होती है। ये हेक्सागोनल एपिथेलियल सेल्स की एक सिंगल लेयर से बनी होती है। इन एपिथेलियल सेल्स का बाहरी हिस्सा, जो कोरोइड की तरफ है, न्यूक्लियस और थोड़ी मात्रा में गोल पिगमेंट ग्रैन्यूल्स कंटेन करता है, जबकि अंदरूनी हिस्से में सुई के आकार यानी नीडल शेप्ड के बहुत सारे काले पिगमेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं। सेल्स की अंदरूनी सरफेस से कई प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस निकलते हैं, जो रॉड्स और कोन्स के बीच से गुजरते हैं, और इन प्रोसेसेस में भी काले पिगमेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं। इस लेयर में मौजूद पिगमेंट एक तरह का मेलेनिन है, जिसे फ्यूसिन कहते हैं। ये लेयर लाइट को एब्जॉर्ब करती है और उसे रेटिना से वापस रिफ्लेक्ट होने से रोकती है। अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए तो इमेज धुंधली यानी ब्लर्ड हो जाएगी। इसके अलावा ये सेल्स विटामिन ए यानी रेटिनॉल स्टोर करते हैं और फैगोसाइटिक एक्शन के जरिए रॉड्स और कोन्स का कचरा यानी डेब्री साफ करते हैं। लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। ये लेयर पिगमेंट एपिथेलियम और एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन के बीच होती है। रॉड्स और कोन्स विजुअल रिसेप्टर सेल्स यानी रॉड सेल्स और कोन सेल्स के लाइट सेंसिटिव हिस्से होते हैं। ये रिसेप्टर सेल्स एक दूसरे के पैरेलल और आईबॉल की अंदरूनी सरफेस के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर लगे होते हैं। एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन एक पतली लेयर है, जो रेटिना के मुख्य सपोर्टिंग एलिमेंट्स यानी म्यूलर फाइबर्स से बनती है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। आउटर न्यूक्लियर लेयर। आउटर न्यूक्लियर लेयर रॉड्स और कोन्स के फाइबर्स और ग्रैन्यूल्स से बनती है। इन ग्रैन्यूल्स में ही न्यूक्लियस होता है। रॉड्स के न्यूक्लियाई छोटे और गोल होते हैं, जबकि कोन्स के न्यूक्लियाई बड़े और ओवल शेप के होते हैं। आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। इस लेयर में एक जाल यानी रेटिकुलर मेशवर्क होता है, जो रॉड्स और कोन्स के टर्मिनल फाइबर्स और बाइपोलर सेल्स के डेंड्राइट्स के मिलने से बनता है।
इनर न्यूक्लियर लेयर। इनर न्यूक्लियर लेयर में छोटे ओवल और चपटे यानी फ्लैटेंड बाइपोलर सेल्स होते हैं। इन बाइपोलर सेल्स के एक्सॉन्स अंदर जाकर गैंग्लियोनिक सेल्स के डेंड्राइट्स के साथ साइनैप्स करते हैं और इनके डेंड्राइट्स आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में रॉड्स और कोन्स के फाइबर्स के साथ जुड़ते हैं। इस लेयर में म्यूलर सपोर्टिंग फाइबर्स के न्यूक्लियाई और कुछ एसोसिएशन न्यूरॉन्स जैसे हॉरिजॉन्टल सेल्स और एमाक्राइन सेल्स भी मौजूद होते हैं। इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। रेटिना की इस लेयर में गैंग्लियोनिक सेल्स के डेंड्राइट्स और बाइपोलर सेल्स के एक्सॉन्स के बीच साइनैप्स होते हैं। इसमें एमाक्राइन सेल्स के प्रोसेसेस भी शामिल होते हैं। गैंग्लियन सेल लेयर। इस लेयर में मल्टीपोलर सेल्स मौजूद होते हैं। कुछ सेल्स बड़े होते हैं जिन्हें जाइंट गैंग्लियन सेल्स कहते हैं और कुछ छोटे होते हैं जिन्हें मिडिट गैंग्लियन सेल्स कहा जाता है। इन गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन्स रेटिना की अंदरूनी सरफेस पर होते हैं और यही एक्सॉन्स आगे चलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। गैंग्लियन सेल्स के डेंड्राइट्स इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में बाइपोलर सेल्स के एक्सॉन्स के साथ साइनैप्स करते हैं। इस लेयर में रेटिनल ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं। लेयर ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स की ये लेयर गैंग्लियोनिक सेल्स के बिना माइलिनेटेड यानी नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स से बनती है। निकलने के बाद ये एक्सॉन्स थोड़ी दूर तक हॉरिजॉन्टल चलते हैं, फिर ऑप्टिक डिस्क की तरफ इकट्ठे यानी कन्वर्ज होकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स, म्यूलर सेल्स और रेटिनल ब्लड वेसल्स भी इस लेयर में मिलते हैं। इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये रेटिना की सबसे अंदरूनी लेयर है जो रेटिना को विट्रियस बॉडी से अलग करती है। ये एक हाइलीन मेम्ब्रेन है जो म्यूलर फाइबर्स के फैले हुए किनारों के आपस में जुड़ने से बनती है। फंडस ऑक्यूलाई। फंडस ऑक्यूलाई आईबॉल के अंदरूनी हिस्से का पिछला भाग है जिसे सिर्फ फंडस भी कहा जाता है। जिंदा लोगों में फंडस को ऑप्थेल्मोस्कोप के जरिए देखा और एग्जामिन किया जाता है। फंडस में दो बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला ऑप्टिक डिस्क और दूसरा मैक्यूला ल्यूटिया, जिसके सेंटर में फोविया सेंट्रालिस होता है। ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्टिक डिस्क एक हल्के रंग की डिस्क है जो आईबॉल की पिछली दीवार के सेंटर के पास होती है, जिसे ऑप्टिक पैपिला भी कहते हैं। ये तब बनती है जब गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन्स ऑप्टिक नर्व बनाने के लिए एक जगह इकट्ठे यानी कन्वर्ज होते हैं। ऑप्टिक डिस्क में रेटिना की सारी लेयर्स होती हैं सिवाय रॉड्स और कोन्स के। इसीलिए ये लाइट के लिए बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होती, यानी अगर इमेज इस एरिया पर बनती है तो वो दिखाई नहीं देती। इसी वजह से ऑप्टिक डिस्क को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। मैक्यूला ल्यूटिया और फोविया सेंट्रालिस। मैक्यूला ल्यूटिया रेटिना में ऑप्टिक डिस्क से थोड़ा साइड यानी लैटरल मौजूद एक छोटा पीला एरिया है जिसे येलो स्पॉट भी कहते हैं। इसका पीला रंग एक येलो पिगमेंट की वजह से है। मैक्यूला ल्यूटिया के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत छोटा सा गड्ढा यानी डिप्रेशन होता है जिसे फोविया सेंट्रालिस कहते हैं। यहाँ रेटिना की सारी लेयर्स बहुत पतली होती हैं और इसका डायामीटर सिर्फ 0.5 मिलीमीटर होता है। फोविया सबसे साफ देखने यानी अक्यूट विजन वाला हिस्सा है क्योंकि इसमें सिर्फ कोन्स होते हैं। फोवियल और एक्स्ट्रा फोवियल विजन। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी आईबॉल्स उस तरफ घूमी होती हैं ताकि उस ऑब्जेक्ट की इमेज हर आंख के फोविया पर गिरे और हम उसे एकदम साफ देख सकें। इसे फोवियल विजन कहते हैं। रेटिना के बाकी हिस्सों से होने वाली विजन को पेरिफेरल या एक्स्ट्रा फोवियल विजन कहा जाता है। ये कम सेंसिटिव होती है और इससे हमें अपने आसपास का सिर्फ एक धुंधला और कम साफ एहसास होता है। मैक्यूला ल्यूटिया में खराबी होने से अंधापन हो सकता है। इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड। आईबॉल के अंदर मौजूद फ्लूइड आईबॉल के शेप को बरकरार रखने के लिए जिम्मेदार होता है। ये फ्लूइड दो तरह का होता है, विट्रियस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर लेंस के पीछे लेंस और रेटिना के बीच की जगह में मौजूद एक गाढ़ा यानी विस्कस फ्लूइड है जिसे विट्रियस बॉडी भी कहते हैं। ये एक जिलेटिनस सब्सटेंस है जो प्रोटियोग्लाइकिन मॉलिक्यूल्स के बारीक जाल यानी फिब्रिलर नेटवर्क से बना होता है। इसमें मुख्य रूप से एल्ब्यूमिन और हाइलुरोनिक एसिड होते हैं जो ब्लड से डिफ्यूजन के जरिए यहां पहुंचते हैं। विट्रियस ह्यूमर आईबॉल के शेप को बनाए रखने में मदद करता है। एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर रेटिना के सामने और लेंस और कॉर्निया के बीच की जगह में मौजूद एक पतला फ्लूइड है। आइरिस इस जगह को एंटीरियर और पोस्टीरियर केम्बर्स में बांटता है जो प्यूपिल के रास्ते जुड़े होते हैं। प्रॉपर्टीज। इसका वॉल्यूम 0.13 ml है। ये अल्कलाइन यानी pH 7.5 होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.34 होता है। फॉर्मेशन। ये सीलियरी प्रोसेसेस द्वारा प्लाज्मा से बनता है यानी डिफ्यूजन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। बनने के बाद ये पहले पोस्टीरियर चेंबर में जाता है, फिर प्यूपिल से होता हुआ एंटीरियर चेंबर में आता है। ये लगातार बनता रहता है यानी 2 से 3 माइक्रोलीटर पर मिनट। ड्रेनेज। एंटीरियर चेंबर से ये कॉर्निया और आइरिस के बीच के कोने लिम्बस में जाता है, वहां से ट्रेबेक्युले के जाल से होता हुआ कैनाल ऑफ श्लेम में और अंत में वेन्स में चला जाता है। फंक्शंस। ये आईबॉल का शेप और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन करता है। लेंस और कॉर्निया जैसे एवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देता है और उनका कचरा यानी मेटाबॉलिक वेस्ट साफ करता है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आंख के अंदर के फ्लूइड का प्रेशर है जो एक्वस ह्यूमर पैदा करता है। नॉर्मल प्रेशर 12 से 20 mmHg के बीच होता है। इसे टोनोमीटर से नापा जाता है। अगर यह प्रेशर 60 से 70 mmHg तक बढ़ जाए तो ग्लोकोमा नाम की बीमारी हो जाती है। लेंस।
आईबॉल का लेंस नेचर में क्रिस्टलीन होता है और ये प्यूपिल के ठीक पीछे मौजूद होता है। ये एक बाइकॉन्वेक्स, ट्रांसपेरेंट और इलास्टिक स्ट्रक्चर है। लेंस एवैस्कुलर होता है, यानी इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते, और ये अपना न्यूट्रिशन मुख्य रूप से एक्वस ह्यूमर से लेता है। लेंस लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करता है और ऑब्जेक्ट्स की इमेज को रेटिना पर फोकस करने में मदद करता है। इंसान के लेंस की फोकल लेंथ 44 mm होती है और इसकी रिफ्रैक्टिव पावर 23D यानी डायोप्टर होती है। लेंस को सस्पेंसरी लिगामेंट्स यानी जोन्युलर फाइबर्स का सहारा मिलता है, जो सीलियरी बॉडी से जुड़े होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द लेंस। लेंस 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कैप्सूल, ये एक बहुत ज्यादा इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो लेंस को कवर करती है। एंटीरियर एपिथेलियम, कैप्सूल के नीचे क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है। किनारों पर ये सेल्स लंबे हो जाते हैं और यही सेल्स लेंस सब्सटेंस में मौजूद लेंस फाइबर्स को जन्म देते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेंस सब्सटेंस। लेंस एंटीरियर एपिथेलियम से निकले हुए लंबे लेंस फाइबर्स से बनता है। ये फाइबर्स प्रिज्मेटिक होते हैं और कंसेंट्रिक यानी एक के ऊपर एक लेयर्स में लगे होते हैं। चेंजेस इन द लेंस ड्यूरिंग ओल्ड एज। बुढ़ापे में लेंस और उसके कैप्सूल में होने वाले फिजिकल चेंजेस की वजह से लेंस की इलास्टिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है, जिससे प्रेसबायोपिया नाम की कंडीशन पैदा होती है। बुढ़ापे में लेंस धुंधला या ओपेक भी हो जाता है और इस कंडीशन को कैटरैक्ट यानी सफेद मोतिया कहते हैं। ऑक्यूलर मसल्स। आईबॉल की मसल्स। आईबॉल की मसल्स 2 तरह की होती हैं। ए, इंट्रिंसिक मसल्स। ये स्मूथ मसल फाइबर्स से बनी होती हैं और इन्हें ऑटोनॉमिक नर्व्स कंट्रोल करती हैं। इसमें 3 मसल्स आती हैं। 1, कंस्ट्रिक्टर प्यूपिलाई, जो प्यूपिल को छोटा करती है। 2, डायलेटर प्यूपिलाई, जो प्यूपिल को बड़ा करती है। 3, सिलियरी मसल। इसके सिकुड़ने से यानी कॉन्ट्रैक्शन से अकोमोडेशन के दौरान लेंस का आगे वाला कर्वेचर बढ़ जाता है, जिससे पास की चीजें साफ दिखती हैं। बी, एक्सट्रिंसिक मसल्स। आमतौर पर ऑक्यूलर मसल्स टर्म एक्सट्रिंसिक मसल्स के लिए ही यूज होता है। ये स्केलेटल मसल फाइबर्स से बनी होती हैं और इन्हें सोमैटिक नर्व्स कंट्रोल करती हैं। हमारी आईबॉल ऑर्बिट के अंदर 6 एक्सट्रिंसिक मसल्स की मदद से घूमती है। इनका एक सिरा आईबॉल से और दूसरा ऑर्बिटल कैविटी की दीवार से जुड़ा होता है। इसमें 4 सीधी यानी रेक्टस और 2 तिरछी यानी ओब्लिक मसल्स होती हैं। 1, सुपीरियर रेक्टस, ऊपर देखने के लिए। 2, इंफीरियर रेक्टस, नीचे देखने के लिए। 3, मीडियल या इंटरनल रेक्टस, नाक की तरफ देखने के लिए। 4, लैटरल या एक्सटर्नल रेक्टस, बाहर की तरफ देखने के लिए। 5, सुपीरियर ओब्लिक। 6, इंफीरियर ओब्लिक। ऑक्यूलर मसल्स की इनर्वेशन, नर्व सप्लाई। इंट्रिंसिक मसल्स की इनर्वेशन। आईबॉल की अंदरूनी मसल्स इंट्रिंसिक मसल्स को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दोनों हिस्से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। इनके प्री गैंग्लियोमिक फाइबर्स 3rd क्रेनियल नर्व के एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से निकलते हैं। ये फाइबर्स सिलियरी गैंग्लियन में साइनैप्स करते हैं और वहां से निकलने वाले पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स सिलियरी मसल और कंस्ट्रिक्टर प्यूपिलाई तक पहुंचते हैं। जब ये नर्व स्टिमुलेट होती है तो सिलियरी मसल और कंस्ट्रिक्टर प्यूपिलाई सिकुड़ जाते हैं। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। इनके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड के पहले थोरैसिक सेगमेंट T1 से निकलते हैं और सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन में साइनैप्स करते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कैरोटिड आर्टरी के साथ होते हुए आंख तक पहुंचते हैं। इनके स्टिमुलेशन से सिलियरी मसल रिलैक्स हो जाती है और डायलेटर प्यूपिलाई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे प्यूपिल फैल जाता है। एक्सट्रिंसिक मसल्स की इनर्वेशन। आंख को बाहर से घुमाने वाली एक्सट्रिंसिक मसल्स को सोमैटिक मोटर नर्व्स कंट्रोल करती हैं, जो ब्रेन स्टेम के न्यूक्लियाई से निकलकर 3 क्रेनियल नर्व्स के रास्ते आती हैं। 1, ऑक्यूलोमोटर, 3rd नर्व। ये सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक को सप्लाई करती है। 2, ट्रोक्लियर, 4th नर्व। ये सिर्फ सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई करती है। 3, एब्ड्यूसेंट, 6th नर्व। ये सिर्फ लैटरल रेक्टस को सप्लाई करती है। ऑक्यूलर मूवमेंट्स, आंखों की हलचल। आईबॉल ऑर्बिट के अंदर 3 मेन एक्सिस पर घूमती है। वर्टिकल एक्सिस में मूवमेंट्स। 1, अबडक्शन, लैटरल या आउटवर्ड मूवमेंट, आंख को बाहर की तरफ घुमाना। यह मुख्य रूप से लैटरल रेक्टस के सिकुड़ने से होता है, जिसमें दोनों ओब्लिक मसल्स मदद करती हैं। 2, अडक्शन, मीडियल या इनवर्ड मूवमेंट, आंख को नाक की तरफ मुड़ना। यह मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस के मिलकर काम करने से होता है। ट्रांसवर्स एक्सिस में मूवमेंट्स। 1, एलिवेशन, ऊपर उठाना। यह सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक के कॉन्ट्रैक्शन से होता है। 2, डिप्रेशन, नीचे झुकाना। यह इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक की वजह से होता है। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में मूवमेंट्स यानी टॉर्शन, इसे व्हील मूवमेंट्स भी कहते हैं। 1, एक्सटॉर्शन, इसमें कॉर्निया ऊपर और बाहर की तरफ घूमता है।
इंफीरियर ओब्लिक और इंफीरियर रेक्टस की वजह से। 2. इंटॉर्शन, इसमें कॉर्निया नीचे और अंदर की तरफ घूमता है, सुपीरियर ओब्लिक और सुपीरियर रेक्टस की वजह से। दोनों आंखों की साथ में मूवमेंट्स, जब दोनों आंखें एक साथ हिलती हैं तो वो 4 तरह की हो सकती हैं। 1. कॉन्जुगेट मूवमेंट, जब दोनों आंखें एक ही डायरेक्शन में मूव करें और उनकी विजुअल एक्सिस पैरेलल रहे। 2. डिसजुगेट मूवमेंट, जब दोनों आंखें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। इसमें 2 चीजें आती हैं। 1. कन्वर्जेंस, दोनों आंखों का नाक की तरफ मुड़ना, जैसे पास की चीज देखते वक्त या अकोमोडेशन के दौरान। 2. डाइवर्जेंस, दोनों आंखों का बाहर टेम्पोरल साइड की तरफ मुड़ना। 3. परस्यूट मूवमेंट, जब हम आंख से किसी चलती हुई चीज यानी मूविंग ऑब्जेक्ट का पीछा करते हैं। 4. सकैडिक मूवमेंट, जब हम एक चीज से नजर हटाकर तुरंत दूसरी चीज पर डालते हैं तो जो तेजी से झटके वाली मूवमेंट होती है उसे सकैडिक या ऑप्टोकिनेटिक मूवमेंट कहते हैं। अप्लाइड फिजियोलॉजी। ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा बीमारियों का एक ऐसा ग्रुप है जिसकी खासियत है इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, यानी आंख के अंदर का दबाव बढ़ना, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और नतीजा अंधापन यानी ब्लाइंडनेस होता है। ग्लाउकोमा में ट्रेबिक्युले के रास्ते होने वाला एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है, जिससे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। जब ये प्रेशर 60 मिलीमीटर Hg से ऊपर चला जाता है तो ऑप्टिक डिस्क पर मौजूद ऑप्टिक नर्व फाइबर्स दबने यानी कंप्रेस होने लगते हैं। शुरुआत में इससे विजुअल फील्ड कम हो जाता है, यानी किनारों का दिखना बंद हो जाता है या पेरिफेरल विजन लॉस होता है, जो आगे चलकर पूरी तरह से अंधापन पैदा कर सकता है। हालांकि अगर इसका इलाज जल्दी शुरू किया जाए तो आंखों को गंभीर विजन लॉस से बचाया जा सकता है। बिना इलाज के ग्लाउकोमा ऑप्टिक नर्व को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बुढ़ापे में ट्रेबिक्युले में फाइब्रस स्ट्रक्चर्स की वजह से रास्ता रुकने पर ग्लाउकोमा होता है। ग्लाउकोमा के टाइप्स। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का बढ़ना जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो सकता है। अगर बच्चा बड़ा हुआ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर लेकर पैदा हो तो उसे कंजेनिटल ग्लाउकोमा कहते हैं। इन्फेंट्स में यानी शिशुओं में इसे इन्फेंटाइल ग्लाउकोमा और बचपन में इसे जुवेनाइल ग्लाउकोमा कहा जाता है। आमतौर पर ग्लाउकोमा 2 तरह का होता है। 1. प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा POAG, ये सबसे कॉमन टाइप का ग्लाउकोमा है और लगभग 80% केसेस इसी के होते हैं। ओपन एंगल का मतलब है कि ड्रेनेज सिस्टम जो एक्वस ह्यूमर निकालता है खुला दिखता है और उसमें कोई साफ रुकावट नजर नहीं आती, फिर भी प्रेशर बढ़ता है और ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। इसका सही कारण अभी तक पता नहीं है, पर माना जाता है कि लिम्बस के आगे माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत बारीक ब्लॉकेज होने से फ्लो रुक जाता है, जिससे प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है। 2. प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा PACG, इसमें ड्रेनेज सिस्टम में साफ रुकावट दिखाई देती है। आइरिस कॉर्निया की तरफ धक्का देता है, जिससे एक्वस ह्यूमर का निकलना बंद हो जाता है। इसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर सिर्फ कुछ ही घंटों में तेजी से बढ़ जाता है। ग्लाउकोमा के कॉजेज, कारण। सबसे बड़ा कारण ट्रेबिक्युले में ड्रेनेज सिस्टम का ब्लॉक होना है। इसके अलावा ग्लाउकोमा दूसरी बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, जैसे डायबिटीज, आंख में सूजन या चोट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसी दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल। ग्लाउकोमा के सिम्टम्स, लक्षण। POAG एक साइलेंट क्रॉनिक डिजीज है जिसके शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते। बाद की स्टेजेस में आईबॉल के आसपास भारीपन, सर दर्द और विजुअल एक्यूटी और विजुअल फील्ड में तेजी से कमी आती है। एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा के शुरुआती लक्षणों में आंख या आईब्रो में तेज दर्द, सर दर्द, मतली, धुंधला दिखना और बल्ब की लाइट के चारों तरफ रेनबो हैलो यानी रंग बिरंगे छल्ले दिखना शामिल हैं। अगर इनमें से 2 या 2 से ज्यादा लक्षण साथ दिखें तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ग्लाउकोमा का ट्रीटमेंट, इलाज। इससे ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती, लेकिन ऑप्टिक नर्व को और नुकसान होने से रोका जा सकता है। इलाज का मकसद इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करना होता है। ये आई ड्रॉप्स, दवाइयों या लेजर ट्रीटमेंट के जरिए किया जाता है। अगर इन तरीकों से प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। कैटरैक्ट आंख के नेचुरल लेंस में आने वाली ओपेसिटी या धुंधलापन, क्लाउडीनेस को कहते हैं। पूरी दुनिया में अंधापन का ये सबसे बड़ा कारण है। जब लेंस धुंधला हो जाता है तो लाइट रेज इसमें से आसानी से नहीं गुजर पाती और इमेज ब्लर्ड हो जाती है। कैटरैक्ट आमतौर पर बुढ़ापे में 55 से 60 साल की उम्र के बाद होता है। लेंस एक बंद कैप्सूल के अंदर होता है। पुरानी सेल्स मरती रहती हैं और इस कैप्सूल के अंदर इकट्ठी होती रहती हैं। सालों तक इन सेल्स का जमा होना, साथ में फ्लूइड का इकट्ठा होना और लेंस फाइबर्स के प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन यानी खराब होना लेंस में धुंधलापन पैदा करता है, जिससे इमेज ब्लर्ड बनती है। कैटरैक्ट के कारण। उम्र के अलावा कैटरैक्ट होने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे 1. आंख की चोट। 2. पहले हुई आंख की सर्जरी।
3. डायबिटीज, विल्सन डिजीज और हाइपोकैल्सीमिया जैसी बीमारियां। 4. स्टेरॉइड्स, डाईयूरेटिक्स और ट्रैंक्विलाइजर्स जैसी दवाइयों का लंबे समय तक इस्तेमाल। 5. सूरज की रोशनी, सनलाइट में बिना किसी प्रोटेक्शन के ज्यादा देर रहना। 6. अल्कोहलिज्म यानी शराब का सेवन। 7. फैमिली हिस्ट्री यानी खानदानी असर। 8. डाइट में नमक यानी सॉल्ट की बहुत ज्यादा मात्रा होना। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। कैटरैक्ट के सिम्टम्स यानी लक्षण। इसके आम लक्षणों में शामिल हैं: 1. ग्लेयर यानी रोशनी का चौंधियाना। 2. बिना दर्द के धुंधला दिखना यानी पेनलेस ब्लर्ड विजन। 3. रात के समय कम दिखना यानी पुअर नाइट विजन। 4. डिप्लोपिया यानी एक ही आंख से दो चीजें दिखना। 5. पढ़ते वक्त बहुत तेज रोशनी की जरूरत पड़ना। 6. रंगों का फीका यानी फेडिंग दिखना। कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट यानी इलाज। सर्जरी ही कैटरैक्ट का अकेला इलाज है। सर्जरी के दौरान धुंधले लेंस को एक सर्जिकल इंसिजन यानी चीरा के रास्ते निकाल दिया जाता है। इस नेचुरल लेंस की जगह एक परमानेंट साफ और प्लास्टिक का इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांट लगा दिया जाता है। लेंस निकालने के अलग अलग तरीके हैं। 1. एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन। ये पुरानी टेक्निक है। इसमें ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के नीचे आंख में 12 mm का इंसिजन लगाया जाता है ताकि पूरे लेंस को एक साथ निकाला जा सके। लेंस का पिछले वाला कैप्सूल यानी पोस्टीरियर कैप्सूल वहीं छोड़ दिया जाता है ताकि IOL इम्प्लांट को पकड़ सके। सर्जरी के बाद आंख को सील करने के लिए कई टांकों यानी सूचर्स की जरूरत पड़ती है। टांके एकदम परफेक्ट होने चाहिए, वरना एस्टिग्मैटिज्म हो सकता है। 2. फेको इमल्सिफिकेशन यानी फेको। ये आजकल की मॉडर्न टेक्निक है। फेको एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें कैटरैक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ये सिर्फ 3 mm के छोटे इंसिजन से हो जाता है। एक अल्ट्रासाउंड या लेजर प्रोब का इस्तेमाल करके कैप्सूल को नुकसान पहुंचाए बिना लेंस मटेरियल को तोड़ा जाता है। फिर लेंस के टुकड़ों को एस्पिरेट यानी खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद एक फोल्डेबल IOL इंसिजन के रास्ते अंदर डाला जाता है जो आंख में पहुंचकर खुल जाता है और कैप्सूल के अंदर अपनी जगह ले लेता है। इसमें किसी टांके यानी सूचर्स की जरूरत नहीं होती क्योंकि इंसिजन सेल्फ सीलिंग होता है।